सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, आज दो बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आई। पहली तो यह थी कि जनाब तोशाखाना केस का फैसला सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के फैसले के मुताबिक साबिक वजीर आजम को 3 साल कैद, 5 साल के लिए नाअहली, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई और अगर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो कैद में 6 माह का इजाफा किया जाएगा। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेईमानी पर कोई शक व शुबात नहीं। अब इस सूरत हाल में क्या साबिक वजीर आजम को आइंदा इंतखाबात से माइनस समझा जाए या अभी भी कोई उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है? इस गिरफ्तारी का सियासी रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि वजीर इत्तलात औरंगजेब साहिबा तो कहती हैं कि अभी एक चोरी का अवाम को पता चला है तो चोर एहतिसाब से भागता नजर आया। 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग, सैफर की सजा भी बाकी है। क्या कहना था उनका, जरा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जनाब, सुबह यह खबर निकलकर सामने आई कि तहरीक इंसाफ के सरबरा को गिरफ्तार कर लिया और आज होने वाली इस अहम गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर अदलिया और फाजिल जज साहिबान के खिलाफ एक तूफानी बदतमीजी बपा किया गया। उधर जनाब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने का भी फैसला कर लिया है। और जनाब अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, क्योंकि कई खदशात पिछले कुछ दिनों से चलते हुए नजर आ रहे थे। वजीर आजम की जेर सदारत एक निकाती एजेंडे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जहां मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी। और यहां असल खबर यह है कि अब 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों से तमाम जो इंतखाबात हैं उसके दीगर मामलात है कम से कम 4 माह या उससे जायद का अरसा लग सकता है। तो जनाब ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस साल तो इलेक्शन नहीं होते। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम कैसे की जाएगी? इसके लिए फैसला कानून साजी करेगा या फिर कोई और होगा? जब कौमी असेंबली ही तहलील कर दी जाएगी तो जनाब यह फैसला निगरां हुकूमत कैसे कर सकेगी? निगरां हुकूमत कितना तूल इख्तियार कर सकती है और इस सारे मामले में किन कानूनी पेचीदगियों का सामना कर सकता है? हमारे साथ कानून माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद होंगे, नईम मुज़फ़्फ़र भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम परवेज़ खटक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा थे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। परवेज़ खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा सर, ये आज तहरीक इंसाफ के सरबरा को गिरफ्तार कर लिया गया, आपके लिए एक्सपेक्टेड था? कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को सर? देखिए, बात यह है कि अगर अदालत ने गिरफ्तार किया तो सही गिरफ्तार किया होगा। अच्छा। क्योंकि हमारी अदालतें आजाद हैं और चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि तोहफा लेकर बेचने बहुत शर्म की बात है और एक वज़ीर आज़म को ये काम करना बिल्कुल नामुनासिब था। और मुझे नजर आ रहा था क्योंकि कई चीजें उसने छुपाई हुई थी, कई चीजें बताई नहीं थी, कीमतें नहीं बताई थी, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है और अदालत ने फैसला किया, सही किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें भी आ रही है, मैं जो देख रहा हूँ डिफरेंट केसेज हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अदालत ही फैसले करेगी। क्योंकि एक आदमी का गुरूर अल्लाह मारता है, इनका गुरूर था और गुरूर गिर जाएगा। अभी आज देखें ना कौन निकला है इसके लिए, खाली बातों से जो कुछ भी नहीं होता, लोगों को बेवकूफ बनाने से मुल्क चेंज नहीं हो सकता। तो मैं आवाम को बताना चाहूँ ना, नया पाकिस्तान बना रहा है, सिर्फ एक डिक्टेटर बनना चाहता है, फौज के खिलाफ जंग करना चाहता है और इस मुल्क में अफरा तफरी लाना चाहता है ताकि ये मुल्क तबाही की तरफ जाए। मुल्क की खातिर हमें सब कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, हम जमहूरी लोग हैं, हम इस मुल्क में इंतशार, तो ये बंदा जो है ये इंतशार के लिए आया है और इस मुल्क में डिक्टेटर बनना चाहता है। अच्छा। और फौज के खिलाफ इनकलाब बनना चाहता है। अभी आपने मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू भी मुलाहिजा की होगी, मैंने अपने इब्तिदाई में भी मरियम साहिबा की गुफ्तगू चलाई थी। उनका कहना है कि अभी तो एक ही चोरी निकलकर सामने आई है और चोर राह फरार इख्तियार कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी भी है, जिसको आप अल कादिर ट्रस्ट का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा साइफर का मामला भी है, फॉरेन फंडिंग का मामला भी है। पहला सवाल तो यह कि जनाब क्या आपको लगता है
कि सीक्वेंस ऑफ गिरफ्तारी इन तमाम केसेस में हो सकती है? और दूसरा एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज नाअहली भी साबित हो गई, बताया जा रहा है कि जनाब 5 साल के लिए खान साहब नाअहल हो गए, तो अगर लेट सपोज अगले हफ्ते जमानत हो जाती है तो ये नाअहली रिवर्स होगी? देखिए, रिवर्स होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो साफ जाहिर है चीज ओपन एंड शट केस है, कैसे रिवर्स होगा। दूसरा जो वो $1 million का जो बात है, जो मुल्क के पैसे किसी और के बैंक अकाउंट में डाल दिए, मैं में पेश हुआ, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा है, जैसे मैं हुकूमत का पैसा उठा के आपके अकाउंट में डाल दूं, उसमें तो कोई चीज नजर ही नहीं आती कि उससे कैसे बचेगा। तो ये बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान के 30-40 अरब रुपए उठा के आपने मुल्क के खजाने के बजाय उधर डाल दिया। सही है, वो तो बहुत साफ जाहिर है कि मुल्क का खजाना ओपन एंड शट कैसे लूटा है और वो पैसा किसी और के पास। ठीक है सर। तो ऐसी बहुत सारे केसेस है, ये 9/9 का केस है, बहुत सारे हैं, और ये खुद ही इसने किया कि हमारे चांस मिले थे इलेक्शन के, लेकिन वो तो चांस इलेक्शन नहीं करना चाहता, वो तो इस मुल्क में इनकलाब लेना चाहता है, आवाम पर एक डिक्टेटर बन के आना चाहता है, इस मुल्क को कब्जा करना। तो सर आपने भी अपनी गुफ्तगू में खुद कहा कि आज किसी किस्म का कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अगर अभी सोशल मीडिया उठा के देखेंगे ना, उसमें अदलिया पे और फाजिल जज साहिबान के हवाले से बड़ी एक नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जनाब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अगर आज पूरा इस सारे मामले को देखा जाए, क्योंकि जज की जानिबदारी पर सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब ये फैसला पहले से लिखा गया था और ये आज सुना दिया गया, गुज़िश्ता रात सबको पता था कि जनाब फैसला क्या हो सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन इस पर? ये फैसला तो जाहिर है, लिखने की क्या बात है, तो साफ जाहिर है, चीज आपने दिखाने है, लेकिन कमीशन में दिखाना है, अपने अहसासों में दिखाने, जब आप नहीं दिखाते हैं, छुपा के रखते हैं, तो इसमें कौन सी छुपी बात है, कि इसमें नाजायज कौन सी बात हुई? ये तो मैं भी करूँ तो मेरे साथ भी यही हिसाब होगा। तो इन्होंने सारे झूठ पर सारे मुल्क को तबाह कर दिए, झूठे वादे, झूठे मसले, सारे जिंदगी झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ बना दी। हमने 3.5 साल हुकूमत की, वफाक में हम क्या बता सकें मुल्क के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और किया सिर्फ चंद लोगों को फायदे पहुंचाए और अपने जात को फायदा। मुल्क के लिए क्या बना? इकोनॉमी का क्या बना? फॉरेन रिलेशन का क्या बना? इस मुल्क में अमन क्या हुआ? ये बहुत सारी चीजें जिसकी तरफ उन्हें तवज्जो नहीं दी। सिर्फ इस मुल्क को एक डिक्टेटर बन के आना चाहता है, आवाम को बेवकूफ बना रहा है, और जब लोगों को समझ आएगी, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि इस मुल्क के साथ क्या करना। ये जो मैं अगर अदालती मामलात का जिक्र करूं, खान साहब के जो वकला थे उनके बारे में एक ये इल्जाम भी लगा था, अदालत के अंदर ये बात हुई थी कि खान साहब के जो वकला है ना, उनके हक के बजाय उनके अगेंस्ट में गालिबन लड़ रहे हैं, क्योंकि अब 2 किस्म के मामलात हैं। आपने तोशा खाना से तहाइफ लिए, भले 20% आपने रकम अदा करके ली, अब 2 तरीके कार होते हैं। उनके वकला अदालत के अंदर कह रहे हैं कि हमने एफबीआर के अंदर जितना टैक्स उस पर बनता था वो दे दिया, और हर साल जिस तरह से टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, हमने खान साहब के तमाम टैक्स रिटर्न वापस जमा कराए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने गोशवारों में उसको जाहिर नहीं किया। फॉर्म बी होता है जिसमें आपको लिखना होता है कि भाई आपने 1 साल में कितने असासे बनाए, आपकी मालियत में कितना इजाफा हुआ है, आपके कितने असासे बढ़े, उसको उन्होंने छुपाए रखा, उसमें उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि गालिबन वो पब्लिक होती है। लेकिन एफबीआर में उन्होंने तमाम चीजें शो कर दी। तो सर ये जो लॉजिक उनके वकला की जानिब से अदालत में पेश किया गया, क्या कहेंगे इस पे सर? डिफेंस के पास उनके पास कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों में कभी इधर। तो ऐसी चीजों में अगर डिफेंस होता तो एक केस ही ना बनता, अगर ये असासे दिखा देता। लेकिन कमीशन में अपनी टैक्स रिटर्न में और सच्चा आदमी होता तो ये उधर ही खड़ा होकर सब कुछ उसके मुंह पे मारता कि ये है वो सारा जो मैंने किया। लेकिन उनको कुछ भी नहीं, ये है वो असासे जो ये कर गए उसका सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो सर आपने इतना अरसा उनके साथ गुजारा है, आपने एक बड़ी अहम वजारत उनके दौर में रखी हुई थी, आप ज़ाहिर सी बात है केपी के वज़ीर आला भी थे, फिर ज़ाहिर सा जब वफाक में आया उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया था। लेकिन सर एक बात ही बताइए, आप लोगों ने क्या खान साहब को कभी ये मशवरा नहीं दिया कि भाई आप ये क्या करने जा रहे हैं? ये एक नाअहली की तलवार है, आपने गोशवारे जमा नहीं करवाए, उसमें नहीं लिखा, उसमें आपने नहीं बताया कि आपने कितने तहाइफ लिए, कितनी मालियत के तहाइफ थे, और फिर तहाइफ लेना चले, ये तो एक कानूनी और आईनी बात है। इखलाकी तौर पर आपने उसको सेल कर दिया, जो कि बहुत ही नामुनासिब हरकत है कि आपने इखलाकी तौर पर आप लोगों ने कभी मना नहीं किया कि ये नाअहली की तलवार है, कल को नवाज शरीफ पर चली थी, आज आप पर चल जाएगी? देखिए, हमें तो नहीं बताया, हमें तो बताया गया कि सब कुछ ठीक है, सारे कागज ठीक है और कोई मसला ही नहीं है।
लेकिन जब रिकॉर्ड सामने आया तो कुछ और निकला। हमें तो रिकॉर्ड नहीं बताया। अच्छा। हमें तो खाली बताया कि कोई मसला नहीं है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सब झूठे बातें हैं, झूठे किस्से। एंड में ये आप देख रहे कि पीटीआई के साथ क्या हुआ, लोग बेइज्जत हो रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। सही है। तो इस मुल्क में अफरा तफरी नहीं चलेगी। ये मुल्क हमने आगे लेके जाना है। हम इनका एक पॉइंट सर ये भी तो बनता है ना, आपके पास एक अहम वजारत थी। अगर आपको ये सब नहीं पता कि साबिक वजीर आजम अपने दौरे हुकूमत के अंदर क्या कुछ कर रहे थे, तो फिर ये अमूरे मामलात, अमूरे हुकूमत कौन चला रहे थे? फिर वो खुद ही चलाता है। सारे मुल्क अंधेरे में रखा हुआ है। मतलब वो खुद ही सब कुछ फैसले करता है। कोई जिम्मेदार नहीं है इन फैसलों का। सब कुछ खुद करता है, सुनता है, मानता है, लेकिन करता हुआ है जो उसकी मर्जी है। अच्छा। मैंने आपको पहले ही कहा, वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, बहुत हवा में है, गुरूर में है। तो एक इंसान जब गुरूर होता है तो उसके साथ नीचे होता है और ये होने वाला है। अब कानूनी मामलात में भी अच्छी खासी नो हाउ रखते हैं। आपको लगता है कि अगले हफ्ते, जैसा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बात हो रही है, अक्सर लोग उनके हामी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते उनकी जमानत हो जाएगी, ये जो फैसला है रिवर्स हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा हो सकता है अगले हफ्ते, मंडे पर, ट्यूसडे को? मैं अदालत तो नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये तो इनके वकीलों पर है, सबूत पेश करें तो सबूत नहीं है। चले, ये तो एक आज की ठीक है, आज की एक बहुत बड़ी खबर थी जिस पर आप अपनी राय भी दे रहे थे, तमाम चीजें बता रहे थे। अब दूसरी बड़ी खबर, ये पिछले कुछ दिनों से ये अभाम चल रहा था, जहनों में सवाल था, भाई नई मर्दमशुमारी, नई हल्काबंदियां या पुरानी मर्दमशुमारी या पुरानी हल्काबंदियां। आज इस बात का फैसला कर लिया गया, मुश्तरका मफादात कौंसिल में फैसला हो चुका है कि जनाब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। अब इससे तो ये लग रहा है कि मामला 90 दिन का तो नहीं है, उससे ज्यादा का हो सकता है। तो सही है, आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, या आप खुश हैं कि यार हाँ ठीक है, चलें 3 महीने से आगे बढ़ गया मामला? लेकिन मैं तो पहले कह रहा था कि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, कोई कैंपेन नहीं हो रही, कुछ चल नहीं रहा, तो साफ जाहिर था कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे और अगले साल हो रहे हैं। तो मुझे तो कोई इस पर एतराज नहीं है, क्योंकि मेरी तो नई पार्टी बनी है, मुझे तो टाइम चाहिए था। अच्छा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये लेट हो जाए ताकि मैं अपनी पार्टी को आगे ले जाऊँ। तो मुझे तो एतराज हो नहीं सकता, मुझे तो खुशी है कि लेट हो जाए, हम अपना काम कर। तो सर फिर ये भी तो मामला है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई 3 महीने से अगर एक दिन ऊपर हुआ तो जरूरी नहीं है कि एक दिन ऊपर हो, फिर तो 1 दिन और 10 साल भी ऊपर हो सकता है। मुझे तो ऐसा खदशा नहीं नजर आ रहा। तो आप फिर कब होते हुए देख रहे हैं इंतखाबात? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि इंतखाबात कब हो रहे हैं? मतलब ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन 4 महीने लेगा, 2 महीने लेगा, तो समझे कि 6 महीने तक 4 और 6 महीने का सर आप जिक्र कर रहे हैं। अगले साल गालिबन मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी हैं। उस सेनेट के इंतखाबात या तो ताखीर का शिकार होंगे या फिर सेनेट के इंतखाबात से पहले आपको लगता है कि जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे? सेनेट के इंतखाब पहले, उससे पहले इलेक्शन होंगे, लेकिन सेनेट का अगर हाफ सेनेट रह गए तो कानून वहाँ चुप खामोश है। वहाँ कोई नहीं बताया कि अगर सेनेट का इलेक्शन उस टाइम पर ना हो तो कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि फरवरी एंड में इलेक्शन हो, फरवरी के एंड में इलेक्शन। अच्छा सर, निगरान वजीर आजम के हवाले से कुछ सुनीद है, कुछ इतलात हैं, कौन बन रहा है निगरान वजीर आजम? ये $1 मिलियन सवाल चल रहा है इस वक्त। ये तो आपको ज्यादा मालूमात होंगे, मैं तो अपने काम में लगा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी बनेगा। अच्छा, इंटरेस्टेड, अच्छा बंदा बने कि मुल्क की खातिर काम करे। अच्छा, तो सर फिर दावा क्या है आपका? बेसिकली आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली है, आपको क्या लगता है अगले इलेक्शन चलें 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, 10 महीने बाद होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन क्या केपी में हुकूमत बना सकेगी, या कौमी असेंबली के अंदर हुकूमत बना सकेगी, या पोजीशन में होगी, या इस पोजीशन में होगी कि वो किसी के साथ इत्तेहादी बनकर हुकूमत बना ले? देखिए, हम तो अभी शुरू हैं, अभी मेहनत करेंगे। जलसों का प्रोग्राम मैंने दे दिया, सूबे में हर जिले में जलसे करूंगा। वो कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे, पंजाब में भी अपनी टीमें बना रहे। टाइम लगता है, नई पार्टी है, और अभी तो हम आवाम में 19 तारीख से मैं नौशहरा में कर रहा हूँ, फिर और जिलों में 10 जलसे कर रहा हूँ। जब आवाम के पास जाएंगे, आवाम का कोई रिस्पॉन्स आएगा तो फिर पता चलेगा। जहांगीर खान तरीन साहब से इनकी पार्टी में कुछ जम होने का इरादा है इन फ्यूचर आने वाले वक्तों में? किस तरह जम होंगे? हमारी अपनी पार्टी, उनकी अपनी पार्टी, क्यों जम? आप लोग एक ही नुक्ते पे तो अलग हुए ना, 9 मई के बाद ही आप लोग अलग हुए। उन्होंने अपनी जमात बना लिया, अपने पार्लियामेंटेरियन के नाम पे अलग जमात बना ली। मेरा उनका नुक्ता एक नहीं है, मेरा अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच।
ठीक है। अच्छा सर, मुझे आपसे बड़ी डिटेल में मजीद ही बात करनी थी, कुछ इल्जामात आप पे लगते हैं, लेकिन क्योंकि आज की कुछ अहम खबरें हैं इस वजह से मैं चाह रहा था कि सर उसी पर आपसे बात की जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब गुला आगे बढ़ाते हैं, कुछ कानूनी मामला हैं उसका जिक्र भी करेंगे। जहांगीर खान जदून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं और आगे चल के जनाब कुंडी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जरा पूछेंगे कि अगर ये मामला 90 रोज के आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर क्या तहफ्फुज़ात हो सकते हैं। जदून साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जदून साहब ये बताइएगा, मैं बात करूंगा तहरीक इंसाफ के सरबराह के केस के हवाले से भी, लेकिन पहले क्योंकि ये अभाम चल रहा था, पिछले एक हफ्ते से मैं ट्रांसमिशंस कर रहा था और ये हर एक से मैं सवाल रख रहा था कि भाई नई हल्काबंदियां, पुरानी हल्काबंदियां, अगर नई हल्काबंदियां होंगी, नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे तो हल्काबंदियां कैसे होंगी, आइन में तरमीम कैसे होगी, फिर इलेक्शंस 90 रोज के अंदर तो नहीं होते। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस पे? ये देखें, आज जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई है जी। तो उसके अंदर ये डिसीजन हुआ है कि जो डिजिटल सेंसस है उसी की 2023 की वो नोटिफाई कर दें। जी बिल्कुल। जब वो नोटिफाई हो जाती है तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है अंडर आर्टिकल 51 के इलेक्शन जो होंगे वो नेशनल इलेक्शन उसी के मुताबिक होंगे। सही है, ये आनी रिक्वायरमेंट है। सही है। अब दूसरी आनी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट काम करी तो वो 90 दिन के लिए या 60 दिन के लिए करेगी। तो अब इसमें देखना ये है कि इन्होंने अभी असम्बली डिजॉल्व करते थे 9 तारीख को, तो फिर 60 दिन का पूरे होते हैं और डिलिमिट। उसमें एक बहुत बड़ा इशू है कि सीटें बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी या किसी सूबे की, अगर वो वाला फैक्टर होता है तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी इस सोशल मीडिया में मैं देख रहा था जो बाकायदा चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि सीटों का रद्दोबदल नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो फिर डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगता है? फिर देखें ना, अगर सीटें ऊपर नीचे नहीं करते तो डिलिमिटेशन का तो एक फर्जी प्रोसेस है, वो तो हर जो भी इलेक्शन होता है उससे पहले डिलिमिटेशन होती है, लाजमी होगी। तो फिर डिलिमिटेशन के लिए कुछ टाइम दे दिया जाए कि जी फलान तारीख तक आप अपनी डिलिमिटेशन मुकम्मल करें, अपीलें मुकम्मल करें, तो हो सकता है। सवाल ये ना कैसे, मतलब एक तरीकेकार आपका वजह है कि वो तरीकेकार कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत के साथ और आइन में तरमीम के बाद होगा, तो जब वो रास्ता ही नहीं होगा तो फिर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं, वो तो सीटें इंक्रीज करने का है ना, डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं जी, डिलिमिटेशन अगर होती है आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ सीट्स अगर आप कम करते हैं ज्यादा कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 51। अगर वो नहीं है तो फिर डिलिमिटेशन तो हर इलेक्शन से पहले होती है। वो तो आप डिलिमिटेशन एक किस्म की उसकी ज्योग्राफिकली जो पोजीशन होती है वो आगे पीछे करते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूंसी वही रहती है कि एक यूनियन कौंसिल से इधर उठा दिया, एक से उधर उठा दिया, लेकिन बाउंड्री वही रहती है, या उसमें डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। तो सर इसके लिए फिर 90 रोज दरकार होंगे या उससे ज्यादा टाइम लग सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक अमर बिलाल साहब भी हमारे साथ एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे और कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर लेते हैं ब्रेक, कहीं जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब जहांगीर खान जदून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। जदून साहब ये बताइएगा, ये आप जो बात कह रहे हैं फिर डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या इजाफी वक्त की भी जरूरत पड़ेगी या उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैंने कहा था डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा, नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिलिमिटेशन तो इलेक्शन कमीशन करेगा, जी वो करेगा, वो मैं कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़े। अब डिलिमिटेशन देखें, इलेक्शन कमीशन का बेसिकली मैंडेट है इलेक्शन कराना फेयर, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंटली। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है कि उन्होंने तमाम जो है ना टोटली जिम्मेदारी उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की है, वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी से भी अपनी हर किस्म की मदद ले सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियारात हैं और फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। बाकी किसी इदारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराने की। बाकी इदारे की आईनी जिम्मेदारी कि वो उनको असिस्ट करें जब भी इलेक्शन कमीशन किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को कहता है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना टाइम लगाता है। वैसे तो 90 दिन में इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए। तो अगर न करा सका तो फिर वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा इलेक्शन कमीशन की, ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, फिर इलेक्शन, फिर सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या कहती है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन सर फिर वही बात ना कि देखें इस चीज़ को फिर आइन में तो उसकी गुंजाइश नहीं कहीं से बनती है, तो इसको आइनी कवर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, वरना फिर ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ नहीं हो जाएगा। नहीं देखें, अब इलेक्शन जो टाइम का स्केड्यूल है उसमें होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइन कहता है
लेकिन अब जो बीच में आप ऐसे आप देखें ना, 2 असम्बलियों का तो इलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा था जी बजट नहीं है, तो बजट उन्होंने फिर कहा जी हम कंटेम्प्ट अगर इशू करें तो जाहिर है पार्लियामेंट ने जो उनकी कमेटी थी, कायमा कमेटी और फाइनेंस, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, तो फिर वो उसमें एक लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई जी कि अगर आप कंटेम्प्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं कर सकते, ना ही किसी एग्जीक्यूटिव को, कहा जी ये पार्लियामेंट बजट दे दो तब। अब बजट का इशू तो नहीं है, अभी तो सारी जिम्मेदारी अब तो काम तेज करना है। अगर वो कहते हैं डीलिमिटेशन हम इतने अरसे में कर सकते हैं तो कर देंगे, अगर वो 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना ऊपर चला जाता है, ठीक है, फिर वो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल वो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट भी होती। सर मैं जरा इसी तरह के जो सवाल हैं पिलडार्ट के सरबराह इस वक्त हमारे साथ बिलाल महबूब साहब, उनसे भी जरा कर ले, तो फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। और ये तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से जो आज फैसला निकलकर सामने आया है उस हवाले से जरा डिटेल में आपसे बात करनी है। महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा मुश्तरका मफादात काउंसिल का आज इजलास मुनक्किद हुआ और अब इस बात का फैसला कर लिया गया है कि जनाब इलेक्शंस होंगे वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब सर ये मामला आपको लगता है कि 3 महीने तक ही महदूद रहेगा या 3 महीने से तजावुज कर जाएगा? हल्का बंदियां, दीगर मामला, ये सर विद इन 90 डेज कैसे हो पाएंगे? जी हाँ, ये मामला 3 महीने का नहीं रह गया, ये अब 6 या 7 महीने का हो गया है। क्योंकि हल्का बंदियां होंगी, पहले उसमें 4 महीने लगते हैं और फिर गालिबन ये 3 महीने का जो इलेक्शन शेड्यूल है इसको शायद कंप्रेस करके वो 2 महीने में ले आए, तो यूं समझिए 6 महीने तो कम से कम एक्सटेंड हो गया ये सिस्टम। तो सर ये रास्ता इसका, अब जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा? ये तो कौमी असेंबली के थ्रू होता हुआ गुजरता ना, अगर आपने आइन में तरमीम करनी होती है तो, या इसके अलावा भी कोई और दूसरा रास्ता है? खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि जनाब आइनी तौर पर कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं। देखिए, आइन में तरमीम एक हिस्से के लिए चाहिए, जब आप सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की उसके अंदर को चेंज करना चाहे वो नहीं हो सकेंगी। मसलन बलूचिस्तान की आबादी बढ़ गई है, 78% बढ़ गई है, लेकिन वो उसकी नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा। सही है। लेकिन सूबों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जो आपके जिले हैं उनकी जो नशिस्तें हैं वो आबादी के लिहाज से कम ज्यादा हो जाएंगी, उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होती। तो सर फिर होगी कैसे? सवाल ये पैदा होता है ना कि उसका रास्ता क्या है? अगर कौमी असेंबली नहीं होगी, तहलील हो चुकी होगी, तो फिर किस तरह से होगी, या इसका कोई दूसरा रास्ता भी आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं है, वो तरमीम का ही रास्ता है। आईनी तरमीम हो नहीं सकती, इसलिए जो सूबों की नशिस्तें हैं वो वही रहेंगी जो 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक है, उनमें तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जो सूबों के अंदर जिले हैं उनमें आबादी का तनासब जो बदल गया है, जी जी, तो उनमें नशिस्तों की तकसीम होगी। मिसाल के तौर पे कराची की नशिस्तें 51 है, उनकी आबादी का जो तनासब है वो सूबा सिंध में जरा कम हो गया है, तो इसलिए हो सकता है वो 20 हो जाए। अच्छा, ये मैं पुराने दादोशुमार बता रहा हूँ, हो सकता है नया दादोशुमार में सूरत हाल मुख्तलिफ हो, लेकिन मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर नईम मुज़फ़्फ़र साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करें। अहमद साहब, मेरा आपसे सवाल फिर ये है कि ये सारा मामला 90 रोज के अंदर कैसे हो सकता है? अभी तक तो ये डिसाइडेड है ना कि तमाम 90 दिन के अंदर इंटरिम हुकूमत आएगी, 90 रोज के लिए जो है बीच में हुकूमत आ जाती है, उसका डे टू डे अफेयर्स वाला मामला होता है। ये 90 दिन का तो नहीं लग रहा है, फिर इसको आइन में आइनी कवर किस तरह से दिया जाएगा? ये बहुत अच्छी बात है। मसला ये है कि अब ये 2 आइनी जो आइनी प्रोविजंस हैं या जो आर्टिकल्स हैं आइन के, वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। एक आर्टिकल आपका जो है वो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सही है। और दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि आपकी जब मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इसलिए इन दोनों को रिकंसाइल किया जाएगा। तो क्योंकि वक्त ऐसे मर्दमशुमारी अनाउंस हो रही है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि 4 महीने आगे बढ़ाएं, या आप कह सकते हैं हुकूमत का एक सोचा समझा मंसूबा था, या इसको अब जो भी कहें, लेकिन बहरहाल अब ये भी एक आईनी आर्टिकल का तकाजा है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक किए जाए इलेक्शन। ठीक है, नईम मुज़फ़्फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। नईम साहब ये बताइएगा, ये मुश्तरका मफदात कौंसिल का इजलास तो हो चुका है, अब इसमें कोई अभाम तो बचा नहीं है कि पुरानी हल्का बंदियों के तहत होने, नई हल्का बंदियों के तहत होने, ये तो डिसाइड हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि विद इन 90 डेज ये तमाम मामला हो जाएंगे खैर व आफियत के साथ? देखिए, ये इस पे तो मैं शायद तबसरा ना कर सकूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये हमें मिनट्स मिल जाएंगे इस सीसीआई की मीटिंग के। उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन करना विच इज अ मैटर ऑफ वीक और 10 डेज वो हम करा लेंगे। तो उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो फिर ये इंतखाबात, ये सॉरी आपका सेंसस नोटिफाई हो जाएगा। नए इंतखाबात फिर आप पुराने सेंसस पे नहीं करा सकते, इसी पे कराने होंगे। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन कितने दिनों में तैयारी कर सकता है, ये सर पूछने की जरूरत है। आपका काम महदूद हो जाएगा, फिर डिलिमिटेशंस के मामले में कोई पेचीदगियां आपको लगता है आएंगी? डिलिमिटेशन में तो देखिए ना, इसको तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स हर सूबे में एक ही तरह से उनकी पॉपुलेशन ने ग्रो किया होगा। ये तो काफी गैर मंतक की बात है। ये तो इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ने ज्यादा ग्रो, ऑफ कोर्स जहां अर्बन एरियाज हैं उन्होंने शायद ज्यादा ग्रो किया होगा, रूरल एरिया ने कम किया होगा, और ये सूरत हाल हर सूबे में यकसा नहीं होगी। तो इसको तो एक्सपेक्ट करें कि पॉपुलेशन के डायनामिक्स बदलेगी और वो विद इन प्रोविंस हो सकता है कि सीटों की तकसीम को इफेक्ट करे। तो हलबंदियां इनको करनी पड़े इलेक्शन कमीशन वालों को। तो सर अगर कहीं अगर दिक्कत होती है, कहीं परेशानी होती है, डिलिमिटेशन आपको करनी पड़ती है, उसका तरीकेकार व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है, क्या होगा? उसमें हमारा इदारे शुमारियात का रोल नहीं है। हम ये करते हैं कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं 1,85,509 ब्लॉक्स, इनके हम डिजिटल मैप्स और इनकी जो भी डिटेल है आबादी की, कितने नफूस हैं वो दे देंगे, उसकी हदबंदी दे देंगे, उसका पूरा मैप दे देंगे, और उसको यूज करके फिर जो इलेक्शन कमीशन है अपनी हल्का बंदियां करेगा। अब अगर इसको तो एक्सपेक्ट ना करें, ये तो इरेशनल होगा कि एन हल्के वही होंगे जो 2017 के, उसमें कम या ज्यादा कुछ ना कुछ तब्दीली तो एक्सपेक्ट करनी चाहिए हम लोगों को। यार रद्दोबदल होगी, तब ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, रद्दोबदल हो सकती है उसमें डिलिमिटेशंस में, हल्का बंदियों में। बात है कि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मिसाल के तौर पे कि आपकी लाहौर की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और मुल्तान की ग्रोथ रेट एक जैसी होगी, ये गैर मंतक की बात है। गैर मंतक। या तो आप कहेंगे नहीं भावलपुर की भी वैसी होगी या सक्कर की भी ऐसी, तो ये बात इरेशनल है। इनमें चेंज तो होगा। तो विद इन अ प्रोविंस अगर रेट चेंज होता है, इसके नतीजे में हो सकता है कि उनको दोबारा देखने की जरूरत पड़े अपनी हल्का बंदियों को। और वो मैं आपसे फिर ये सवाल कि अगर ये सारा मामला हुज्जत करनी पड़े तो व्हाट डू यू थिंक इसमें दौरानिया कितना लगता है? 3 महीने का तो इंटरिम हुकूमत का दौरानिया होता है ना, लेकिन ये सारा मामला हुज्जत करने में आपको लगता है 6-8 महीने लग जाएंगे? इलेक्शन कमीशन को जो मेरी इत्तला है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि 4 महीने चाहिए। तो 4 महीने का तो मतलब है कि अगर हम उनको 4 महीने प्लस 3 महीने, या क्योंकि देखें अगर हल्का बंदियां नहीं करेंगे तो 3 महीने में आपने कराना है ना। वैसे तो बेहतर है आप उनसे पूछे, मैं आपको जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, व्हाट आई हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो उनकी चले मैं आपकी बिल्कुल आपके 4 महीने में वो ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस। जदू साहब ये बताइएगा, मैं थोड़ा एक और मामले पे आपसे डिस्कशन करना चाहता था, माहिर कानून है, जाहिर सी बात है सर। ये आज जो तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से फैसला निकल कर आया सेशन अदालत की तरफ से, सबसे पहला सवाल सर, ये अगले हफ्ते तक अगर ये इसको चैलेंज किया जाता है, डू यू रियली थिंक ये बरकरार रहेगा या आपको लगता है कि ये रिवर्स हो सकता है? और अगर रिवर्स हुआ तो जो नाअहली है वो भी रिवर्स होगी? नहीं देखें, ये जो आज फैसला है इसके अंदर अपील की प्रोविजन मौजूद है इलेक्शन एक्ट के अंदर, सेक्शन 190 के अंदर, कि ये विद इन 1 मंथ यानी कि 30 डेज ये अपील फाइल कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो डिविजनल बेंच। तो अपील तो उन्होंने मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट में करी दी है ना, आज करी। नहीं, वो वाली अपील नहीं है, वो कन्वेक्शन के अगेंस्ट जो अपील होगी वो यहाँ पे फाइल होगी, लाहौर में नहीं हो सकती। ठीक है, कन्वेक्शन यहाँ की कोर्ट ने दी है तो वो यहाँ पे फाइल होगी। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि इनकी अपील फिक्स कब होती है, क्योंकि समर वेकेशन भी है। तो जब अपील फिक्स होती है तो फिर देखेंगे कि इनकी प्रेयर क्या है, क्या जजमेंट को सेटिस्फाइड चाहते हैं, सेंटेंस को सेटिस्फाइड चाहते हैं, तो ये कोर्ट को किस तरह कन्विंस करेंगे कि इसके अंदर क्या फ्लॉज हैं जजमेंट के अंदर, तो वो फिर आगे हाई कोर्ट देखेगी। आपको लगता है फ्लॉज हैं सर इसके अंदर? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूजुअली मौक़िफ़ ये था, अगर कल रात तक आप सोशल मीडिया देख रहे हो तो वहां पर ही कहा जा रहा था कि जनाब हम चाहते ही नहीं है कि हमारा केस इन जज साहब की अदालत के अंदर चले, और उन्होंने एक अर्जी भी डाली हुई थी कि इसको मूव कर दिया जाए। तो ये प्रोविजन आपको लगता है कि ये इजाजत हो या ये उज़र उनका सही है, दुरुस्त है?
ये देखिए, ये उन्होंने एतराज़ उठाया है, जो उनका एतराज़ कबूल नहीं किया गया है और उसको रिजेक्ट किया गया है। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट से आगे चले गए अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट ने भी उनकी जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा जी केस यही जज साहब सुनेंगे। अब इस तरह अगर हमने एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी तो फिर तो हर बंदा आएगा कहेगा जी जिसका भी कोई कि जी हम जो है इस जज साहब से केस नहीं सुनना चाहते। तो फिर इसलिए ये जितने जस्टिस सिस्टम पहले ही बहुत स्लो है, तो फिर किसी केस का फैसला करना ही मुमकिन हो जाता है कोर्ट के लिए। जदू साहब, आपके पास बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है सर। एक सवाल ये भी बनता है ना इसमें, अगर लेट सपोज ये अपील लग भी जाती है, इस पर समाअत भी होती है और वो इसमें जमानत भी तहरीक इंसाफ के सरबरा को लेट सपोज मिल जाती है, सर हमारा आइन ये कहता है ना कि अगर आप सजा याफ्ता हैं तो आपके लिए नाअहली होगी 5 साल की। अब वो अपील में जाता है तो ये नाअहली हटेगी या नाअहली तो बरकरार रहेगी? आपको जमानत मिल सकती है, अपील में बात आगे बढ़ सकती है? नहीं, उसमें यह ना कि अगर जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसकी बेसिस पे नाअहली हुई है, जो वो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गई है, तो जब तक इसकी अपील का फैसला नहीं होता तो तब तक आप जो है दोबारा इसको रिस्टोर कर दें। या वो ये भी कह सकते हैं कि अपील का जो डिसीजन है उस पर कोई हाई कोर्ट एक 2 महीने के अंदर फैसला कर देती है, तो वो फिर इसका मतलब है कि जो भी अगर फैसला इनके हक में आता है तो नाअहली खत्म हो जाएगी। अगर वो जजमेंट सस्पेंड होने के चांसेस कितने हैं जदू साहब? नॉर्मली देखें ना, सजा सस्पेंड अगर साल हो या साल से कम हो तो वो तो फौरन हो जाती है। अब इसमें इन्होंने 3 साल सजा दी है और केस भी हाई प्रोफाइल है, फिर आप सारी सिचुएशन आप समझते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप मेरे हाल में सजा इनकी फौरन सस्पेंड नहीं हुई। मेरा जो अपनी पर्सनल भी नहीं है, मे बी मैं कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जाहिर सी बात है, आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। वो असल में इसमें एक और देखें, ये एक ट्रेलर है, ये केस इनके अगेंस्ट जो बाकी केसेस है ना, जिस तरह अलकादर यूनिवर्सिटी है, साइफर का केस है, एक वो कोटे वाला 302 का केस है, बाकी 2-4 ऐसे अच्छे मोटे वाले केसेस हैं। अगर इनको अलकादर ट्रस्ट में इन्होंने प्री रेस्ट बेल ली हुई है, आगे तो ये मसला था कि ये लाहौर में होते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते, कभी मेडिकल कभी ये कभी वो, अभी वो वाले बहाने सारे हो गए ना खत्म। अब ट्रायल दूसरे केसों में बड़ी तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि पहले तो प्रोसीडिंग नहीं होने दे रहे थे इनकी। आज दिन तक ये कभी भी 9 बजे अदालत में नहीं पहुंचे, लाहौर से आते हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं, जज साहब सारे आपको पता है हाई कोर्ट में इनका इंतजार करते हैं कभी 2 बजे। लेकिन अब वो सारा मामला जो है ना वो रैप अप हो गया। अभी ये इनके पास है, जिस वक्त कोई कोर्ट बुलाएगी, एजेंसियां जो भी पुलिस उनको अदालत में पेश करेगी ना, जो टाइम दिया जाएगा उसमें उनको पेश किया जाएगा। ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, आप ये कह सकते हैं, ये भी क्योंकि अक्सर माहिर कानून कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, आप देखें ना, एक तो पहली बात ये है कि उसका भी देखें जो रिमांड था पहले 14 दिन था, अभी उसके अमेंडमेंट करके अभी इन्होंने फिर 30 दिन कर दिए। पहला तो अगर इनको अरेस्ट ही कर लेते हैं, इनमें अगर इनकी बेल हो जाती है, मिसाल के तौर पे सजा सस्पेंड होती है 2 महीने के बाद, तो तीसरे महीने अगर इनको उसमें नैब वाले केस में अरेस्ट डाल देते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर अगला 1 महीना। तो मैं जो देख रहा हूँ तकरीबन 1 साल तक तो मुझे कोई चांस नहीं नजर आता कि ये बाहर आ जाएंगे, और तकरीबन 1 साल तक बाहर नहीं आ जाएंगे। ये खैर आपकी अपनी आपकी राय है, लेकिन उसी में इनकी जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी जब तक सस्पेंड नहीं होती ये सजा। जब तक ये वाली सजा कन्विक्शन आज जो हो गई है ये खत्म नहीं होती या इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, तो तब तक उनकी तो वो, क्योंकि इसके साथ अटैच इन कन्विक्शन, अभी जो इनको नाअहली हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन हुई है, तो जब तक ये कन्विक्शन खत्म नहीं होती उस वक्त तक इनकी नाअहली जो है। आज हमने जब अदालत के अंदर मामला देखे, सुबह 8:30 बजे अदालत लगी, बुलाया गया, नहीं पेश हुए, 9:30 तक, फिर 10:30, फिर गालिबन शायद 12 बजे तक का टाइम दिया गया, लेकिन ना तहरीक इंसाफ के सरबरा जाती हैसियत में पेश हुए, ना उनके वकला पेश हुए। और ये तो काबिल समाअत होने और ना काबिल समाअत होने के वाले से दलाइल इस पर देने थे, लेकिन इनके जो वकला ने एक मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने एफबीआर में तमाम चीजें जमा करा दी हैं, लेकिन हमने जो गोशवारे होते हैं इलेक्शन कमीशन में उसमें जमा नहीं कराए। ये कितना वैलिड रीजन है सर? ये उसमें देखे ना कि आपने एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाई कोर्ट में जमा कराना है, तो आप जाके डॉक्यूमेंट्स जो है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जमा करा दें, तो आप कहें जी मैंने जमा करा दिया था, मेरा तो काम है जमा कराना। भाई जहाँ पे इधर क्यों नहीं जमा कराए, क्या रीजन है? वो आपने डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में जमा कराना है, आप रेलवे डिपार्टमेंट में करा के आ रहे हैं। आपने एक जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो इलेक्शन कमीशन को देनी है, वो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट इलेक्शन एक्ट है। अगर आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो जमा नहीं कराता उसकी फौरन जो है आगे एक 15 दिन टाइम देता है, बाद में उसकी MNA मेंबरशिप सस्पेंड करता है इलेक्शन कमीशन, और जब तक वो जमा नहीं कराता उसकी मेंबरशिप बहाल ही नहीं होती, वो असेंबली का मेंबर ही नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन के पास इतना अख्तियार है कि अगर, और वो स्टेटमेंट इतनी ज़रूरी है, स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड अकाउंट्स होती है वो जमा करानी पड़ती है कि ये मेरे इस साल के अंदर
खर्चे थे, ये मेरे इनकम थी, ये मैंने लिया है, ये बेचा है, सारा जो हिसाब किताब होता है साल का वो देना पड़ता है। तो ये इन्होंने वो नहीं दिया, वो करप्ट केस। अभी सर जो अपील में जाएंगे, लेट सपोज अगर अपील में जाते हैं, ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर होती है, अब अपील के अंदर गवाहों को सही से नहीं सुना गया, उनकी बातें नहीं की, या किस तरह से फैसला दिया गया, ये डिस्कशन में आएगा, या फिर जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब ये गोशवारे जमा नहीं कराएंगे, ये तो ऑब्वियसली ओपन एंड शट केस है और उस हवाले से सजा को बरकरार रखा जा सकता है। आपको क्या लगता है? ये इनका मेरिट पे केस, मेरी जो नाकस राय में इनका मेरिट पे केस नहीं बनता, लेकिन जो इन्होंने अभी टेक्निकलिटीज चीजें 2-3 आ गई हैं। एक तो ये जी कि हमारी डिफेंस जो है वो, हालांकि उनको मौका दिया था, वो कह रहे जी कराची से आते हैं, उन्होंने कहा जी आज ही बुला लें बंदों को, तो उन्होंने लिस्ट ऑफ विटनेस थी उनको डिस्कार्ड कर दिया कि इररिलेवेंट है। अब मेरे जाती ख्याल में अगर जज साहब थोड़ा सा लचक दिखाते हो, कहते ठीक है एविडेंस रिकॉर्ड कर लो, फिर मैं बाद में इसको परख लूंगा कि एविडेंस रेलिवेंट है या नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर एक अच्छा फैसला हो जाता है। तो एक अदालत ने तो गालिबन इनको जो गवाह हैं उनको अगले हफ्ते का टाइम भी दिया था ना, ये बात भी काफी ज्यादा की जा रही है कि काफी उजलत के अंदर ये फैसला हुआ। आपको भी ऐसा लगता है? इसमें एक आखिर में, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जज साहब जो थे उनका आज लास्ट वर्किंग डे था, तो उन्होंने कहा इन एनी केस जो है मैं आज इस केस को रैप अप करके जाऊंगा, आज इसको जजमेंट दे के जाऊंगा, क्योंकि बाद में अगर फिर छुट्टियों पे चले जाते तो फिर केस बहुत आगे लटक जाता। तो अब इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी एक पिटीशन पे नोटिस किया हुआ है अगले हफ्ते के लिए कि जो आपकी एविडेंस जो है वो नहीं कंसिडर की या डिस्कार्ड की गई, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करने की, तो अब वो भी अपील के साथ ही शायद सुना जाए या अलग अगर सुनते हैं। अब इसमें देखते हैं हाई कोर्ट क्या करती है। तो इनका अभी इस टेक्निकलिटीज पे ये केस हो सकता है आगे लेके चलें कि जी फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। आल दो इनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दी गई है, पहले ही खुद इस केस को सीरियस नहीं ले रहे थे, जब कोर्ट सीरियस हुई है कि हम डे टू डे हियरिंग करना चाहते हैं, तो फिर आगे जो है इन्होंने मजीद रुकावटें पैदा करने की कोशिश की है, जो वो कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार आज जो अपनी ट्रायल कोर्ट थी उसने अपने जजमेंट दे दी है। तो अभी देखते हैं कि हाई कोर्ट में इनको क्या रिलीफ मिल सकता है। चलें, अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जरा, क्योंकि एक जहन में सवाल मेरे ये भी आ रहा था कि आज मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें निगरां वज़ीर आला पंजाब और निगरां वज़ीर आला KPP मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में फैसला हुआ कि जनाब नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की जाएंगे। तो सर कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इनकी मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है जो 3 महीने की थी, तो फिर ये अपने ओहदों पर मौजूद हैं, उस मीटिंग के अंदर विराजमान थे, आपको लगता है कि इस हवाले से कानूनी और आईनी सवालात उठ सकते हैं? मैं जाती तौर पे समझता हूं कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स इस किस्म के अहम और तवील मुद्दत फैसले जैसे कि सेंसस की बात है वो नहीं कर सकते, इसलिए उनको आज की जो फैसला है उसके अंदर वो शरीक नहीं हो सकते थे। मेरी राय तो ये है। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने भी सेनेट के अंदर यही फरमाया है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कोई क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है, तो हुकूमत ने क्यों किया है, शायद कल को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो तो उसका जवाब देना पड़े। तो सर ये बात है ना, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो 6 महीने के अंदर निपट जाएगा या 6 महीने से आगे वाला मामला जाएगा? ये सेंसस का ही जो मामला चल रहा है, ये इलेक्शंस के लिए 6 महीने से पहले करा लिए जाएंगे या इससे आगे जाएगा? इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग इसे नहीं होना चाहिए। तो मार्च में आपको लग रहा है कि मार्च तक हो जाएंगे? सेनेट के इंतखाबात भी है ना, ये मार्च से पहले ही निपट जाएगा मामला? देखिए अब 7 महीने जो है वो अब आप काउंट कर लीजिए, तो यूं मुझे लगता है कि तकरीबन सेनेट के इलेक्शन से जरा पहले ये काम मुकम्मल होगा, और हो सकता है उससे पहले हो जाए अगर इलेक्शन कमीशन से 1 महीना कम करके 6 महीने कर ले। ठीक है। अच्छा जदून साहब, आपकी इस बारे में क्या राय? ये जो आज मुश्तरका मफादात कौंसिल में मैं बड़ी मेरी क्लियर कट ओपिनियन है लीगली कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव कंपोजिशन है CCI की कॉमन इंटरेस्ट की, उसकी रीज़न ये है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो इलेक्शन के जरिए जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि वो अनइलेक्टेड बंदा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं रख सकता। ये केयर टेकर है, केयर टेकर तो पॉलिसी डिसीजन कर ही नहीं सकते। तो उसमें एक लेकिन सर हो रहा है ना, अभी तो हो रहा है। अब इसको वो देखें, इट कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। पंजाब और KP के पाकिस्तान का मतलब है 1/3 से भी ज्यादा है, 60-70% तो ये 2 सूबे निकाल दे, पीछे बचता क्या है?
तो इनका डिसीजन अगर एक केयर टेकर बंदा कर रहा है, हु हैज नो अथॉरिटी एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली माय पर्सनल ओपिनियन कि इसकी जो कंपोजिशन है सीसीआई की, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव इसकी कंपोजिशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव अगर कोई इदारा वो कोई फैसला देता है तो उसका फैसला जो है वो ऑलवेज अंडर चैलेंज ही रहेगा, और चैलेंज हो सकता है और उस पर एक डिसीजन आना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, आप जो आप कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्शन का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पीपल प्रीएम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन के है कि यू विल एक्सरसाइज योर अथॉरिटी बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव। सही है। इलेक्शन के बगैर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। तो मेरे ख्याल में इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफेक्टिव है। चलें, थैंक यू सो मच। जदू साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर नईम हमारे साथ मौजूद थे, और अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का प्रोग्राम में जाते जाते जिक्र ज़रूर करना चाहिए जनाब, आज 5 अगस्त है और तकरीबन 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन थी, जो उसकी हैसियत थी स्पेशल, और ये हमारी तरफ से नहीं दी गई थी, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दी गई थी, और उसको प्रोवोक किया था, उसको हटा दिया गया था। और जब उसको हटाया गया था तो वहाँ पर उन्होंने जो आबादी का तनासुब छिड़ने की कोशिश की गई कि वहां पर मुसलमान आबाद हैं, वहां पर कश्मीरी आबाद हैं। अब वहां पर वही किया जा रहा है जो कि इसराइल फलस्तीन के अंदर कर रहा है। फलस्तीन में आबादकारियां की जा रही हैं इसराइलों की, वहां पर लाके इसराइलों को बसाया जा रहा है और वहां पर अपनी अजारादारी कायम की जा रही है। 2019 के अंदर उन्होंने, भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा बाजार गर्म किया जो कि आज तक जारी है। और यकीन जानिए, जो जुल्म और बर्बरियत, जो रियासती दहशतगर्दी भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है, माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें जाया हो चुकी हैं क्योंकि वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाती, किसी को अपने हक का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती, और वहां पर आज तक मोदी सरकार कश्मीरियों के जो हुकूक है वो सल्ब कर रही है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया ने इस सारे मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी है। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आजकल जो ममालिक के दरमियान राबते होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो इकोनॉमी के बुनियाद पर होते हैं, वो बिजनेस की बुनियाद पर होते हैं, वो ट्रेड की बुनियाद पर होते हैं। और भारत में जाहिर सी बात है, इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर इस वक्त सूरत हाल है। शायद इस वजह से पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार, लेकिन पाकिस्तान न मकबूजा कश्मीर को भूला है और ना ही कश्मीरियों को कभी भूलेगा। इसी दुआ के साथ कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।